ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस और फेम जो पूरे महाराष्ट्र के तालीमी इदारों का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, उनके तहत मैं मोहम्मद सबाहुद्दीन नैयर आज के प्रोग्राम के कन्वीनर आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर नसीरुद्दीन साहब ये वेस्ट बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं। वेस्ट बंगाल एजुकेशन सर्विसेज से इनका ताल्लुक़ है। ये हेडमास्टर है और बुर्दवान गवर्नमेंट मॉडल मदरसा इंग्लिश मीडियम के ये हेडमास्टर है। इन्होंने एमए इंग्लिश की है और इंग्लिश लैंग्वेज टीचर की ट्रेनिंग भी ली है और एमए उर्दू भी है। एमए करने के बाद एमएड भी है, एमफिल भी किए हैं, नेट क्वालिफाइड भी है और पीजीडीटीई जैसा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंग्लिश एजुकेशन ये भी इन्होंने किया है। और ये एक्स पब्लिक कॉन्टैक्ट प्रोग्राम काउंसलर रहे हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हावड़ा स्टडी सेंटर के इंग्लिश के लिए। उसी तरह ये एक्स पीसीपी काउंसलर रहे हैं अदामस यूनिवर्सिटी बरासत वेस्ट बंगाल में। और तीसरी जगह जो एक्स पीसीपी काउंसलर रहे हैं ये है विद्यासागर यूनिवर्सिटी मिदनापुर वेस्ट बंगाल। एज ए रिसोर्स पर्सन ट्रेनर एमए और इंग्लिश डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के लिए भी ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इनका भी हम तहे दिल से आज यहाँ इस्तकबाल करते हैं। भूल दे के डॉक्टर नसीरुद्दीन साहब से गुजारिश करेंगे कि वो आकर अपने हम सब की रहनुमाई फरमाए। डॉक्टर नसीरुद्दीन साहब फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ख़वातीन व हजरात, औरंगाबाद में पहला सफ़र है मेरा और कल शाम को इस प्रोग्राम में था मैं इस हॉल में। तो मुझे नहीं लगता कि औरंगाबाद के लोगों को किसी मोटिवेशन की ज़रूरत है। मैं तो खुद यहाँ से मोटिवेशन ले रहा हूँ, लेकिन वो दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जब बुलाया गया है तो कुछ कहना ही पड़ेगा। तो कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। जिस स्टेज पे हम आज खड़े हैं यहां हमें क्या करना चाहिए। तालिब इल्मों की हैसियत से, इस्ताद-ए कराम की हैसियत से, एक ट्रेनर की हैसियत से, गार्जियंस की हैसियत से हमें क्या करना चाहिए, मैं 5-6 बातें आपके सामने रखूंगा। मैं शेयर करूंगा आपसे। इसके बाद से सवाल जवाब का भी सेशन होगा। सबसे पहला काम जो हम सबको करना है वो ये कि हमको पहचानना है कि हम कौन हैं, हमारी हैसियत क्या है, हमारा असल मकाम क्या है और हम किस हाल में, किस पस्ती में पड़े हुए हैं। सबसे पहला काम हमें यह करना है कि हमें खुद को आइडेंटिफाई करना है, खुद को क्रिएट करना है, खुद को रिक्रिएट करना है। जब इस काम को हम करने निकलेंगे तो हम एक तरफ देखेंगे सचर कमेटी का रिपोर्ट जहां ये बताया गया है कि हम SC/ST से भी नीचे गिरे हुए हैं। दूसरी तरफ हम पाएंगे अल्लाह का वो ऐलान कुरान में जिसमें इंसान की हैसियत से उन्होंने कहा लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, कि बेशक हमने इंसान को सबसे बेहतरीन तक़वीम पे पैदा किया, सबसे अहसन तक़वीम पे पैदा किया। ये मर्तबा इंसान की हैसियत से। और उम्मत की हैसियत से कहा गया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तो उम्मत खैर हो जो नेकी करते हो और नेकी का दर्श देते हो, बुराई से रुकते हो और बुराई से रोकते हो। तो ये दो मकाम, एक इंसान की हैसियत से और एक उम्मत की हैसियत से। और दूसरा वो रिपोर्ट, सदर कमेटी का रिपोर्ट, जिसमें यह कहा गया कि इस मुल्क में हम SC/ST से भी नीचे गए हुए हैं, गिरे हुए हैं। तो इस मकाम को पहचानना होगा हमें पहचानना होगा कि हम कौन हैं।
हमारे आबा अजदाद ने क्या किया इस मुल्क में। जब हम गालिब थे इस मुल्क में तो बहुत कुछ दिया हमने इस मुल्क को। हमें उर्दू जैसी जबान दी, ताजमहल जैसा एक आलीशान महल दिया, खाने पीने का तरीका दिया, बेहतरीन लिबास दिया। मगर इंसानी इवोल्यूशन के मरहले में इन चीज़ों की वो हैसियत नहीं है जिसकी हैसियत निजाम अदल व इंसाफ की है। इस मुल्क में हमने निजाम अदल व इंसाफ दिया, एक जुडिशियल सिस्टम कायम किया। आज भी अदालतों में बेशुमार अल्फाज ऐसे हैं, टेक्निकल टर्म्स ऐसे हैं जो साबित करते हैं कि इस मुल्क में कभी हमने इंसाफ का निजाम कायम किया था। अदालत, मुहर्रिर, गवाह, नाजिर खाना, कायदे बामुशक्कत, दस्तूर, दफा, मुलजिम, मुजरिम, चश्मदीद गवाह, ये सारे अल्फाज, चौहद्दी, ये सारे अल्फाज साबित करते हैं कि इस मुल्क में जुडिशियल सिस्टम हमारी देन है। सबसे बड़ी चीज जो एक हाकिम दे सकता है किसी मुल्क को वो ये कि वो इंसाफ का निजाम कायम कर सकता है, और इंसाफ का निजाम इस मुल्क में हमने कायम किया था। इस मकाम को हमें पहचानना होगा। हमें पहचानना होगा कि हमारे जो बच्चे हैं, स्कूलों में जो तालिब इल्म हैं, वो सिर्फ अपना नाम, अपने वालिदैन का नाम, उनका पता, उनकी पहचान सिर्फ यही नहीं है। उनकी पहचान ये भी है कि माँ बाप का ख्वाब है, मुल्क, समाज, मिल्लत का मुस्तकबिल है, हमारी इज्जत है, हमारा फ्यूचर है। वो हमें जानना होगा कि आज के बच्चे, आज के तालिब इल्म, उनके अंदर मल्टीपल क्रिएटिविटी है, उनके अंदर मल्टीपल इंटेलिजेंस है। जब हम इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि इब्तदा के दिनों में इंटेलिजेंस चंद ही तरह का होता था। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस था, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस था, एस्थेटिक इंटेलिजेंस था। अभी देखा यह गया कि इंटेलिजेंस के इतने लेवल्स हैं, इतने पहलू हैं कि ऐलान किया गया कि ये मल्टीपल है, अनगिनत है। वैसे ही हमारे अंदर जो क्रिएटिविटी है वो अनगिनत है। इन सारी बातों का हमें पहचानना होगा, हमें देखना होगा। और जब हम पहचानेंगे अपने मकाम को, अपने पास्ट को, तो हमारे अंदर कोई एहसास कमतरी नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होनी चाहिए। और दुश्मन यही चाहता है कि ये उम्मत एक तरह से आइडेंटिटी क्राइसिस में पड़ जाए, एक तरह से एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाइए, इसको पहचान में परेशानी होने लगे कि क्या हमारी तहजीब गलत है, क्या हम पिछड़े हुए हैं, क्या ये बुर्का पोश औरतें पिछड़ी हुई हैं। एक तरह से वो साइकोलॉजिकल वार कर रहे हैं हमारे साथ कि हम खुद से एक आइडेंटिटी क्राइसिस में पड़ जाएं, मुब्तला हो जाएं। जब हम पहचानेंगे कि दुनिया को हमने क्या दिया, दुनिया को हमने रेसिज्म खत्म किया। जो रेसिज्म अब्राहम लिंकन के सदर बनने के बाद अमेरिका में 1948 में खत्म हुआ, जो साउथ अफ्रीका में अभी 20वीं सदी में खत्म हुआ, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले खत्म किया। ऐलान किया कि किसी अरबी को किसी अजमी पे, किसी अजमी को किसी अरबी पे, किसी गोरे को किसी काले पे, या किसी को काले को किसी गोरे पे कोई फजीलत हासिल नहीं है। तकवे के एतबार से तुम्हें बेहतर वो है जो बेहतर तकवे वाला है, बेहतर इंसान है। ये रेसिज्म जो आज भी इस मुल्क में खत्म नहीं हो पाया, इसको हमने खत्म किया, हमने बराबरी का दर्जा दिया। कोई नीच नहीं। जिस वक्त औरतें मायूब समझी जाती थी, उस वक्त औरतों को हक दिया गया, प्रॉपर्टी में राइट्स दिया गया, विवाहों को शादी का हक दिया गया, उनको खुला का हक दिया गया। ये सारे इनकलाब हमने लाए दुनिया में। इस मकाम को पहचानना होगा। वक्त कम है, ये पहला काम हमें करना है कि हमें अपना वर्थ पहचानना है। दूसरा जो काम हमें करना है वो ये कि हमारे एम्स ऊंचे होने चाहिए, हायर एम्स होने चाहिए। जैसे कि हम एम करें कि प्रोफेसर बनेंगे,
टीचिंग जॉब में जाना है तो प्रोफेसर बनेंगे, ब्यूरोक्रेसी में जाना है तो यूपीएससी पास करेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, स्टेट लेवल के जो पीएससी के इम्तहानात होते हैं वो करेंगे हम लोग, डॉक्टर बनेंगे बड़ा, एमडी, डीएम, इंजीनियर बनेंगे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनेंगे, चीफ इंजीनियर बनेंगे। सेट हायर एम्स। अगर हायर एम्स पा नहीं पाए हम लोग तो कम से कम जो छोटे मकासद वो तो हासिल होंगे। और मैं टीचर बनने की ख्वाहिश है, हमने सोच लिया कि मैं प्राइमरी स्कूल का टीचर बनूंगा, ये एम अगर हासिल नहीं हुआ तो फिर हम बेकार हो जाएंगे। अगर हमारा मकसद है कि हम नेट क्वालिफाई करेंगे, हम रिसर्च स्कॉलर बनेंगे, पीएचडी करेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, तो ये नहीं बन पाए तो कम से कम एक इंग्लिश मीडियम स्कूल का हेडमास्टर जरूर बन जाएंगे हम लोग। ये जो एम हमारा है ऊंचा होना चाहिए। फिर एक 3D फॉर्मूला होता है, डिटरमाइन, डिवाइस और डिवोट। तय कीजिए कि क्या बनना है। डिटरमाइन, डिवाइस वेज, रास्ता हमवार कीजिए, तलाश कीजिए कैसे पहुंचना है उस मंजिल तक, और डिवोट योरसेल्फ, अपने आप को उसके नजर कर दीजिए, हवाले कर दीजिए। तो दूसरा काम हमें करना है, एम्स हमें हाई रखने हैं। तीसरा जो पहलू है बहुत अहम है, जिस पर हमारी तवज्जो बहुत कम होती है, वो ये है कि हमें हेल्थी बनना है, सेहतमंद बनना है। इस पर गुफ्तगू बहुत कम होती है, हेल्थ पर बहुत कम गुफ्तगू होती है। हम हेल्थ से समझते हैं कि जिस्मानी तौर पर हम मजबूत हों। हेल्थ के मैं समझता हूं कि 4 डायमेंशंस हैं। एक फिजिकल हेल्थ, दूसरा मेंटल हेल्थ, जो आने वाले दिनों में बहुत ही बड़ा क्राइसिस पैदा करने वाला है। तीसरा इमोशनल हेल्थ, चौथा स्पिरिचुअल हेल्थ। अब तक हम आईक्यू के बारे में जानते थे, इंटरव्यूज में आईक्यू हमारा मापा जाता था, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। अब बड़ी बड़ी कंपनियां देख रही हैं कि इनका ईक्यू, इमोशनल क्वोशेंट, इनका एसक्यू, स्पिरिचुअल क्वोशेंट कितना है। हमारी शुरुआत होनी चाहिए फिजिकल हेल्थ से। जिस्मानी तौर पे हम सेहतमंद रहें, जहनी तौर पे हम सेहतमंद रहें, ये बहुत जरूरी है। अभी मोबाइल के दौर में, आने वाले दिनों में हमारे जो तुलबा और तालिबात हैं उनके अंदर मेंटल इश्यूज पैदा होंगे, इस पर हमको तवज्जो देने की जरूरत है। तीसरा हमारा है जो इमोशनल हेल्थ, हमारे दिल के अंदर जो जज्बात हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए, निगेटिव थॉट्स को हमें दूर रखना है। और चौथा जो स्पिरिचुअल हेल्थ है, जब तक ये तीनों हेल्थ हमारे अच्छे नहीं होते हैं, हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ भी ठीक नहीं होगा। ये जो बड़े वली होते हैं हमारे दिन में, उनके अंदर स्पिरिचुअल हेल्थ काफी हाई लेवल का होता है। हेल्थ इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें एक बड़ा काम करना है, हमें जिम्मेदारियां ढोनी है। हमने कहा अभी कि हम कौम का मुस्तकबिल हैं, फ्यूचर हैं, उम्मीद हैं, हम माँ बाप का ख्वाब हैं, इज्जत है, आबरू है। तो जब हमें जिम्मेदारियां ढोनी है तो हमें मजबूत होना पड़ेगा, दिल से, दिमाग से, जिस्म से। क्योंकि अगर एक ढोने वाला, कोई भी एक सतून है जिसके ऊपर दीवार खड़ी है, उसके ऊपर छत खड़ी है, अगर सतून कमजोर है तो छत गिर जाएगी। जब हम बीमार होते हैं ना तो हमारा जिस्म हमारे लिए बोझ बन जाता है। एक बीमार इंसान कहीं जा नहीं पाता है, अच्छा नहीं लगता उसे काम करने में, उसका वजूद उसके लिए बोझ बन जाता है। इसीलिए हमें सेहत की जरूरत पड़ेगी, सेहत का ख्याल रखना होगा। ये तीसरा काम हमें करना है। चौथा काम जो इससे भी अहम है वो ये कि हमारे जो दोस्त हैं उनका एहतराम करना है और दुश्मनों को जीतना है। रिस्पेक्ट योर फ्रेंड्स, विन ओवर योर एनिमीज। चौथा ये फॉर्मूला है। हमारा दोस्त कौन है? हमारे माँ बाप से बड़ा कोई दोस्त नहीं है दुनिया में। मैं कह रहा हूं हमारी माँ और हमारे वालिद, हमारे वालिदैन से बड़ा कोई दोस्त नहीं है। जिंदगी में कोई ऐसा काम न करिए जिसे माँ बाप का सर नीचा हो। मैं खासतौर पे खवातीन से कहना चाह रहा हूं, कोई भी कदम ऐसा ना उठाइए आप कि आपकी माँ और आपके वालिद का सर नीचा हो। इनका एहतराम कीजिए। ये वो लोग हैं जो बेलौस मोहब्बत करते हैं, कोई कुछ नहीं चाहिए उनको। माँ बाप वो लोग हैं कि हमारी कामयाबी के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। वो अपने जेवरात बेच सकते हैं, वो अपना घर बेच सकते हैं। वो उनको पता चल जाए कि मेरा बेटा एमबीबीएस की पढ़ाई करेगा
5 लाख रुपए की जरूरत है, पैसा नहीं है, अगर जेवर में बेच दें तो हो सकता है वो बेच देंगे। तो ऐसे इंसान सारी जिंदगी अगर आप वक्फ कर दें अपनी मां की खिदमत में, तो एक हदीस में कहा गया है कि आप उस दर्द का भी मुकाबला नहीं कर सकते जो आपको पैदा करते वक्त तो झेली थी। ये मकाम है माँ बाप का, इससे बड़ा कोई दोस्त नहीं है। आपके दोस्त आपके भाई बहन हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो क्लासमेट्स हैं जो आपको सही राह पे ले चलते हैं। आपके जो दुश्मन हैं वो उनको जीतना है, हराना नहीं है। मैं हराने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जीतने की बात कर रहा हूं। आपके दुश्मन 2 हैं, एक जो बाहर के हैं, वो सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है हमारा मोबाइल, उसको जीतना है, सही इस्तेमाल करना है। और बड़े दुश्मन हमारे अंदर हैं, हमारे बड़े दुश्मन हमारे अंदर हैं। हमारे अंदर अगर विल पावर की कमी है, हमारे अंदर अगर उम्मीद नहीं है, हमारे अंदर अगर सब्र नहीं है, हमारे अंदर अगर ख्वाब नहीं है, हमारे अंदर अगर मंजिलें नहीं है, अगर हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, डिस्पेयर्ड हैं, डेस्परेट हैं, एंजाइटी से भरे हुए हैं, होपलेस हैं, हमारे अंदर अगर नेगेटिव थॉट्स भरे हुए हैं, तो ये हमारे बड़े दुश्मन हैं। ये घून की तरह हमें खा जाएंगे अंदर से। इनको जीतना होगा। जितनी भी निगेटिविटी है उसको दूर कीजिए और बस पॉजिटिव ख्यालात भरिए, पॉजिटिव थॉट्स भरिए। ये चौथा फॉर्मूला था, रिस्पेक्ट योर फ्रेंड्स, विन ओवर योर एनिमीज। 5वां जो फॉर्मूला है वो ये, जो बहुत जरूरी है हमारे लिए, कि हम नाकामियों को कैसे हैंडल करें। हम सारे लोग मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, कामयाब कैसे हो, कामयाब कैसे हो, आईएएस कैसे बने, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, हार्ड स्टडी नहीं करके स्मार्ट स्टडी करें। लेकिन जिंदगी का एक बड़ा पहलू ये है, और बड़ी हकीकत ये है कि सारे के सारे लोग आईएएस नहीं बन सकते, सारे के सारे लोग डॉक्टर नहीं बन सकते, सारे के सारे लोग इंजीनियर नहीं बन सकते, सारे के सारे लोग आईपीएस नहीं कर सकते। पर जिंदगी में जब हम नाकाम हो तो क्या करें, हम फेलियर को कैसे हैंडल करें। नाकामी को कबूल करना एक बड़ी बहादुरी होती है, बहुत बड़ी बहादुरी है ये। आपके पास हमेशा एक ऑप्शन बी होना चाहिए। मैं अगर प्रोफेसर नहीं बन सकूं तो क्या करूं, क्या करूं मैं। याद रखिए, एजुकेशन आपको नौकरी दे न दे, आपको ज़हनी आजादी जरूर देगा, आपको रीड बिटवीन द लाइंस के लायक जरूर बनाएगा, आपको रीड बियॉन्ड द लाइंस के लायक जरूर बनाएगा। ये ज़हनी आजादी कम नहीं है। तालीम याफ्ता इंसान लिबरेटेड होता है, आजाद होता है, वो गुलाम नहीं होता। ये बड़ी चीज है। जब भी आप नाकाम हो, तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। पहली बार आप नाकाम हो गए तो ये मान लीजिए कि हमने पहली कोशिश की, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सीखने के मामले में मैंने पहली कोशिश की। जब दूसरी बार आप नाकाम हो गए तो क्या समझेंगे आप, पहला तो गया। दूसरी बार, तीसरी बार जब आप नाकाम हो तो आप ये मान लीजिए कि ये फर्दर अटेम्प्ट इन लर्निंग है, और भी कोशिश है। इसको समझना होगा हमें। अभी कोटा में जो एजुकेशनल हब है राजस्थान का, इस साल 24 बच्चे सुसाइड कर लिए। क्या प्रेशर है उनके ऊपर। 24 बच्चे सुसाइड किए हैं इस साल अब तक। ये सितंबर तक का आंकड़ा मैं बता रहा हूं आपको। अगस्त में 23 थे, सितंबर में एक और सुसाइड हुआ। एक छोटे से शहर में नीट की तैयारी के लिए बच्चे जमा हो रहे हैं और 10 महीनों में 24 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। आप देख लीजिए क्या प्रेशर है। एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में कितना गल्फ है, कितना गल्फ है ये। आप यकीन मानिए, दुनिया में हमारा जो इर्तका हुआ है इंसान की हैसियत से, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की वजह से हुआ है, वो चैलेंजेस को कबूल करने की वजह से हुआ है। एक एक्रोनिम है काउज, COWS। C फॉर चैलेंजेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज, W फॉर वीकनेसेस, S फॉर स्ट्रेंथ्स। हमारे सामने चैलेंजेस आएंगे। उर्दू में एक शेर है, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तुफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले।
आपके सामने चैलेंज जाएंगे। आपकी मंजिल जितनी बड़ी होगी, आपके ख्वाब जितने बड़े होंगे, आपके सपने जितने बड़े होंगे, आपके सामने चुनौतियां उतनी बड़ी होंगी। उन चुनौतियों को आपको बदलना है अपॉर्चुनिटीज में, मौका में। एक छोटी सी मिसाल आप देखें, 2020 में कोविड-19 आया, पूरी इंसानियत के सामने एक चैलेंज पेश किया इसने। इंसानों ने इसको कबूल किया और कोविड का वैक्सीनेशन इजाद किया गया, निकाला गया। अभी कोविड खत्म है, ऐसे ही स्मॉल पॉक्स खत्म हुआ, प्लेग खत्म हुआ। तो जिंदगी बेड ऑफ रोजेज नहीं है। जितना बड़ा मकसद उतनी बड़ी चुनौती, कबूल करना होगा इसे, लड़ना होगा इसे। इन्नल्लाह मा साबिरीन, सब्र के साथ लड़ना होगा। अल्लाह ताला सब्र वालों के साथ होता है और एक दिन फतह आपको हासिल होगी। जिंदगी में कभी खुदकुशी के बारे में सोचना भी नहीं। खुदकुशी हराम है, इसलिए हराम है कि तुमको हमने अशरफुल मखलूक बनाया, ऐसे ही तुमको हमने खैर उम्मत बनाया, ऐसे ही। बल्कि तुम्हारे सामने चुनौतियां आएंगी, उन चुनौतियों को तुम्हें तब्दील करना होगा अपॉर्चुनिटीज में, मौका में। मौका है हमारे यहां मगरबी बंगाल में बंगला लैंग्वेज को कंपलसरी किया गया पब्लिक सर्विस इम्तिहान के लिए। हम लोगों ने बंगला सीखा, मैं भी सीखा, खालिक साहब भी सीखे। एक मौका आया हमारे सामने, जब एक लैंग्वेज कंपलसरी हो गया है, इसका वर्किंग नॉलेज कंपलसरी हो गया है, तो हम लोगों ने बंगला सीखा, एक लैंग्वेज सीखा हम लोगों ने। हर लैंग्वेज एक दरवाजा होता है गैलेक्सी ऑफ नॉलेज का। तो जब भी कोई चुनौती आए, आप मुकाबला कीजिए। CEO हो गया, W यानी कि वीकनेसेस, ये मौका होता है अपनी कमजोरियों को स्ट्रेंथ में बदलने का, ताकत में बदलने का, कुव्वत में बदलने का। जब ऐसा हम करेंगे तो जिंदगी में हम हारेंगे नहीं, कभी हमेशा जीतेंगे। आखिरी जो काम हमें करना है वो ये कि हकीकी कामयाबी के पीछे दौड़ना है। मैंने जो कहा आप तब तक आपके सामने कि दुनियावी कामयाबी थी, हकीकी कामयाबी क्या है आप देखें। अल्लाह ताला ने कभी नहीं कहा कि आपको कितनी दौलत कमानी है, कितना पैसा कमाएंगे आप, ये कहीं नहीं कहा अल्लाह ने। लेकिन ये जरूर कहा कि जायज तरीके से कमाना है तुम्हें, हलाल रिस्क तुमको कमाना है। और तुम्हारे पास रिस्क जब इतना ज्यादा हो जाए तो ज़कात तुम्हारे लिए फर्ज है। इसे समझिए, ये हकीकी कामयाबी कहां है, इन मादी चीजों में नहीं है। अभी एक रुझान चला हुआ है, हम साइंटिफिक फायदे तलाश कर रहे हैं। नमाज पढ़ेंगे तो क्या साइंटिफिक फायदा होगा, रोजे का साइंटिफिक फायदा क्या है, एस्ट्रोफेजी होता है, कैंसर नहीं होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाता है। एक रुझान चला हुआ है, एक ट्रेंड चला हुआ है, सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड है कि हम हर चीज का साइंटिफिक बुनियाद तलाश कर रहे हैं। देखिए, अल्लाह ने कुरान में कहा साफ साफ, हम तुम्हें आजमाएंगे। और तुमसे पहले भी जो कौमें थी उनको आजमाइश में डाला गया, और ऐसी सख्त आजमाइश की वो कौमें पुकार उठी, ए अल्लाह तेरी मदद कब आएगी। आजमाए जाएंगे हम जान से, माल से, औलाद से। तो फिर साइंटिफिक फायदा क्या खोज रहे हैं हम, अल्लाह के बंदे हैं, बंदगी में साइंटिफिक फायदा क्या खोजना है। सजदे के वह जन्नत मिले, ये बात मुझे मंजूर नहीं। बेलौस मोहब्बत करता हूं, बंदा हूं, तेरा मजदूर नहीं। तो हकीकी जो कामयाबी है वो ये है कि हम अल्लाह को राजी करें, अपने रब को राजी करें। देखिए, आज फिलिस्तीन के लोग कौन सा साइंटिफिक फायदा तलाश कर रहे हैं, वो क्यों जान दे रहे हैं, क्यों शहीद हो रहे हैं। वो एक वकार की बात है, एक इज्जत की बात है। ये सारी बातें, इन्हीं बातों के साथ वक्त बहुत काफी हो चुका है, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये थे डॉक्टर नसरुद्दीन साहब, जो वेस्ट बंगाल से यहाँ आकर हम लोगों को रहनुमाई पेश की। काफ़ी अच्छे अंदाज में इन्होंने हम लोग को ये समझाने की कोशिश की है
ऑडियंस क्योंकि तालीम से वाबस्ता लोग हैं, तो आपकी जो बात थी उसमें से हम लोगों को ये रहनुमाई मिली है कि हकीकी कामयाबी और फ़ानी कामयाबी, तो हम तालीम से वाबस्ता है तो हकीकी इल्म क्या है? हकीकी कामयाबी के लिए हकीकी इल्म हमको रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब बातें हम लोग को तो पता ही है, लेकिन एक याद दहानी के लिए हकीकी इल्म, खबर के 3 सवाल का जवाब देना आना और हशर के मैदान के सवालों का जवाब देना, ये है हकीकी इल्म। इसकी तैयारी हमारे ज़िंदगी का मकसद। अब बाकी जो हम लोग कर रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, जोग्राफिया, हिस्ट्री, ये फ़न है, फ़न है, असबाब है। इसको हमको इख्तियार करना है, तर्क नहीं करना है। मिसाल, समंदर का सफ़र है और एक नाव में हम लोग गुजर रहे हैं, तो ज़िंदगी हमारी, उसके अगर हम मुशाहिदा करेंगे तो नाव के अंदर अगर हम पानी ले लेंगे तो नाव मंजिल तक नहीं पहुंच सकेगी। वैसे ये दुनिया का इल्म अगर हम ज़्यादा अंदर ले लेंगे तो हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो हम सबको चाहिए कि हकीकी इल्म हासिल करें, हासिल करते रहे, इसकी कोई लिमिट नहीं है। मौत तक हमको इल्म हासिल करते रहना है, दोनों किस्म का, हकीकी इल्म भी और जो असबाब के लिए हमको इख्तियार करना है, फ़न जिसे हम कहेंगे, स्किल्स जिसे हम कहेंगे, वो भी करते रहना है, अपडेट अपने को करते रहना है। उसी के सिलसिले में ये यहाँ मुनक़द किया गया ये कॉन्फ्रेंस। अब हम आगे बढ़ते हुए आज के हमारे दूसरे मुखर्रिर जनाब सैयद सईद अहमद साहब से गुजारिश करेंगे कि वह आप लोगों से मुखातिब हो। क्योंकि कुरान करीम के 756 आयतों में रब्बुल आलमीन कहता है कि तुम देखते नहीं, कि तुम सुनते नहीं, कि तुम गौर नहीं करते। जब तक उम्मत मुस्लिमा इस पर अमल पैरा थी, ये देने वाले थे, ये सुनाने वाले थे। लोग उनके जैसा रहने को शान समझते थे। नजर हटी कि दुर्घटना घटी। वो हुक्म दूसरों ने लिया, तो मेरे पास वक्त कम है। परफॉर्मिंग स्किल जो हम सुनते हैं वो सुनाना। मैं भी आज जो आपके सामने खड़े रहने के लायक बना, मैं अपने क्लास का सबसे डरपोक, नॉर्मल, एवरेज बच्चा जो 39, 40, 45, 50 ये मार्क्स लेने वाला, यहां मोड़ कैसा आया? टीचर की बदौलत। आज जो मैं आपके सामने खड़े रहने के लायक हूं, टीचर की बदौलत साहब। जब तक हम बच्चों के जहन का हिस्सा नहीं बनते, उनकी सोच का हिस्सा बनने के लिए हमको अच्छा परफॉर्मर बनना है। तो वो टेक्निक्स में सिखा के जाता हूं। वैसे ये इस शहर से मेरा कल्बी रिश्ता है, मैं बार बार यहाँ आया हूं और बहुत ही छोटे ग्रुप में हम काम करते हैं। हमारी तादाद 20, 25, 50 की होती है और इसमें कोई ग्लैमर नहीं होता। हम ट्रेन द ट्रेनर, स्टेज फोबिया कैसे निकालें, वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है, हर एक में टैलेंट होता है, उसको प्रेजेंट कैसे करें। नॉलेज बहुत है, तो बच्चों की सोच का हिस्सा बनना। तो पहले मैं बहुत मुख्तसर, क्योंकि बेसिक बातें आपने अभी सुन ली हैं, हाँ, मोटिवेट करने की। आप मोटिवेट हो चुके हैं, सेल्फ खुद को खुद ही संवारना है। सवाल यह है कि मैं इस पेशे में आया हूं या लाया गया हूं। जो भी काम है पहले ये क्लियर हो जाए। आप यहां आए हैं या लाए गए हैं? लाए गए हैं, डेफिनेटली लाए गए हैं। अब लाए गए हैं तो इसका हो जाना, जब प्रोफेशन हॉबी बन जाती है, हॉबी प्रोफेशन बन जाता है, जिंदगी जीने में बहुत मजा आता है साहब। 23 साल मैंने नौकरी की पूना कॉलेज में एज ए लाइब्रेरियन। अगर कंटिन्यू होता तो मेरी लास्ट सैलरी 2.25 लाख होती। और गवर्नमेंट जॉब का तरीका आपको मालूम है, जहां पर सीनियरिटी होती है वहां उनकी बहुत चलती है। वो तो इतना भी कुछ कर सकते हैं, खाली दिमाग जाना, खाली दिमाग आना, हायर अथॉरिटी को देख के मुस्कुराना है, हो गई ड्यूटी।
शख्सियत परस्ती करना, बस आप अच्छे हैं, मैं तेरे को हाजी बोलता, तू मेरे को हाजी बोल। जिंदगी ऐसी भी गुजर सकती थी। एक टीचर ने, एक ट्रेनर ने मुझ में हिम्मत पैदा कर दी, मैं मेरी औकात से बढ़कर फैसला लिया, और राहें कभी बंद नहीं होती। आपकी सोच पे सब कुछ है, सोच ही सब कुछ है, बाकी तो गोश्त पोच और हड्डियां हैं। एक प्रेजेंटेशन थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको कि परफॉर्मिंग स्किल, हर टीचर, मैं बहुत मुख्तस करके बोल रहा हूं, हर टीचर अपने आप में एक एक्टर होता है, होना चाहिए, वो परफॉर्मर है। जैसा फिल्म एक्टर, ड्रामा एक्टर एक स्क्रिप्ट पढ़ता है, वो स्क्रिप्ट बिटवीन द लाइन, वो स्क्रिप्ट की बिटवीन द लाइन फीलिंग्स को समझता है, फेथ को समझता है, बोलने को समझता है, तब जाके उसकी अदायगी अप टू द मार्क होती है। उसका अपना कोई दखल नहीं होता, वो प्रोफेशनल है। तो टीचर भी, उसके पास स्क्रिप्ट है, सिलेबस की है। मैंने ऐसे मैथ्स के टीचर देखे हैं जो कॉमेडी करते हैं साहब, जो हंसा के जाते हैं, ड्राई सब्जेक्ट है। मैं पर्सनली जानता हूं पूरे इंडिया में, अगर मैंने कुछ पाया तो ऐसे ब्रिलियंट लोगों से सीखने को मिला। एक दावनगिरी में केरी बिलचीवल के गांव है, वहां पर गवर्नमेंट स्कूल में वहां पर पिछले 4 साल से 10th के बच्चे टॉप कर रहे हैं। मैं उनकी मैथमेटिक्स की लैब देखकर परेशान हो गया। लैब है, आपने दूसरे लैब के बारे में सुना होगा, यूट्यूब पे आप जाइए, वो लैब, मैंने उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है, बेहतरीन लैब है। और मैं टीचर से मिला, उनका ओढ़ना बिछोना, मैं रात के 9 बज रहे थे, एक फोन आया, अरे भैया आप इस शहर में हैं, वो लैब देख के जाइए आप। मैं बोला आप तो 9 बजे हैं, टीचर थोड़ी है, ड्यूटी खत्म। किसना खत्म? टाइमिंग हो गया। अरे नहीं, बोले आप फोन करो, वो लैब में ही मिलेंगे। और मैं गया तो लैब में थे, दंग रह गया। ये कब मुमकिन है? जब प्रोफेशन आपकी हॉबी बन जाती है, हॉबी प्रोफेशन बन जाता है, वो इबादत बन जाती है। हमने नमाज, रोजा, हज, ज़कात को इबादत समझा, ये तो लिंक है उस तक पहुंचने की, रिफ्रेश होने की, मुहासबा करने की। जब आप इस फील्ड में आते हैं तो ये चीजें मुझे सीखने को मिली और हिम्मत पैदा हुई। 23 साल की नौकरी मैंने छोड़ी। सवाल यह था, मुझे सुनेगा कौन? यहां तो मखसूस लोगों को ही सुना जाता है, अमीर हो या स्कॉलर हो, नामवर आदमी हो, बड़ी शख्सियत हो, लोग उसी को अकीदत से सुनते हैं और शख्सियत परिस्थिति का गलबा है। एक आम आदमी की बात कोई सुनेगा? नहीं सुनेगा। गुंडे की सुनेगा, लीडर की सुनेगा, और उल्मा का तो सुनना ही है, टीचर का भी सुनना है। तो सवाल था मुझे कौन सुनेगा? और जो सुन भी लिया तो मेरा ताल्लुक तो उस कौम से था सुनाने के लिए, जहां पर सदियों से, सालों से सुनाने के लिए खिलाने का रिवाज है। जब तक देग नहीं चढ़ती लोग सुनने भी नहीं आते। और मैं तो नॉन प्रोफेशनल था, लोगों के लिए बहुत झेलना पड़ा, बहुत इंसल्ट सहनी पड़ी। लेकिन आपको लगता है कि आप सही हैं और लोग साबित करने पे तुले हैं, ये तो जाहिल है, ऐसे ही है। लेकिन आपको लगता है कि आप उतने जाहिल नहीं, आप काम के हैं। आपको लगता है कि आप सही हैं और लोग कह रहे हैं आपको गलत हैं। आपको लगता है कि आप सही हैं, सही हैं, सही हैं, तो आप सही हैं। जिस पेशे के लिए आप मुंतखब हुए हैं, वो जब हॉबी बन जाती है तो हॉबी बनाए कैसे? जैसा आपने इशारतन भी सुना, खुद को खुद ही संवारना है। तो खुद को संवारने के लिए हम बरसों से इसी पे बात करते हैं। देयर आर 4 वेपन्स विद इन अस। हमारे पास 4 वेपन है। वो क्या हो सकते हैं? वक्त कम है हमारे पास। वो 4 वेपन क्या है? हमने डिजाइन किया है और अभी आप बातों बातों में सुन भी लिए। वो 4 वेपन क्या है? बोलिए ना। देखिए मुझे इंटरेक्शन, बोलिए। नहीं, ये तो वो 4 वेपन को शार्प करने के लिए है। देयर आर 4 वेपन्स विद इन अस। हाँ बोलिए। आवाज तो क्या बात है, आवाज तो उसका रिजल्ट है। जिंदगी सवारी है तो ये 4 पहिए हैं, और 4 पहिए आपके दुरुस्त है तो जिंदगी के सफर में आपकी आवाज गूंजेगी।
रोशनी भरकर फैलेगी, दिलों में उतरेगी। ये चार पहिए अच्छे हैं तो स्पीच पावर भी अच्छा है। जी स्पीकिंग तो हो गया, हाँ, नॉलेज, ये सब उसके रिजल्ट्स हैं। सोचते कहां से हैं? बिल्कुल, पहला पावर है माइंड पावर। दूसरा, अभी आपने सुना था स्पीच में, दूसरा फिजिकल, बिल्कुल बॉडी पावर। थर्ड, नहीं बॉडी पावर हो गया, थर्ड क्या? इमोशन कहां से आते हैं? हार्ट पावर। और चौथा, पहला माइंड पावर, हार्ट पावर, बॉडी पावर एंड, और एक सुना था ना, अभी सुना आपने, स्पिरिचुअल पावर। स्पिरिचुअल पावर, ठीक है। ये चार पहिए हैं लाइफ के। अगर ये चार पहिए यकसा हैं तो आपकी जिंदगी की गाड़ी मंजिल की तरफ रवाना है। परफॉर्मिंग स्किल के लिए चारों की क्या अहमियत है, ये प्रेजेंटेशन से मैं बताता हूं। चलो क्लिक करें। देखिए, देयर आर 4 वेपन्स विद इन अस। पहले तो ये सवाल हु आई एम, आपके पास सवाल होना चाहिए। सवाल है तो जवाब मिलेगा। मैं ना आया अपनी मर्जी से, ना जाऊंगा अपनी मर्जी से। एक सवारी आएगी जाएगी, बारी बारी सबकी बारी आएगी। तो मैं हु आई एम, व्हाट आई एम, ना आने में मेरा दखल था, ना जाने में मेरा दखल है। तो मैं क्या, ये हमेशा कभी ना कभी उम्र के किसी पड़ाव में सवाल आता है। माई सेल्फ, माई पर्सनालिटी, क्वेश्चन होना चाहिए। आज सबसे बड़ी बात, लोगों के पास क्वेश्चन नहीं, जज्बात हैं, भड़ास है। मैं पेरेंटिंग वर्कशॉप लेता हूं, जब मैं तरक्की याफ्ता कौमों के साथ बात करता हूं तो उनके पास टू द पॉइंट सवाल होते हैं, और मौजरत के साथ अपने लोगों के साथ बहुत रेयर रिस्पांस मिलता है। वो सवाल पूछो बोलो तो तकरीर करते हैं, वो भड़ास निकालते हैं। तो पहले तो ये कि हु आई एम, व्हाट आई एम, पहले ये सवाल मेरे में होना चाहिए। मैं क्या, मैं कैसा। अब ये जब सोचते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आता है, आगे बढ़े। दिल और दिमाग में कशमकश होती है। दिल कुछ और बोलता है, दुनिया कुछ अलग दिखता है। कुछ लोग बोलते हैं भाई सच्चाई विचाई बोलने की बात है, बातिल की ही जीत हो रही है, हक मर रहा है। कि हिस्ट्री उठा के देखो, उसका नजरिया ऐसा होता है देखने का जिंदगी को। जब तक आप झूठे नहीं रहेंगे कुछ नहीं करेंगे। दिल कुछ बोलता है, दिमाग कुछ बोलता है। लोग बेवकूफ बोलते हैं नेक आदमी को, पंक्चुअल आदमी को। और डिपार्टमेंट में भी जो मुखलिस होता है, जो काम करने वाला होता है, जो किसी सियासत में इन्वॉल्व नहीं होता, उसको बहुत टॉर्चर सहना पड़ता है। तो ये तो सिस्टम है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इंसान सोने चांदी के काने हैं, इंसान हीरा है। तो हीरा साहब तराशे बगैर थोड़ी ही होगा। अगर आपको मकसद मिल जाए जिंदगी जीने का तो कैसे मिलेगा? हु आई एम, व्हाट आई एम। इसमें बहुत डीप में मैं नहीं जाता हूं कि जहां कहीं चोरी होती है, जहां कोई डाका पड़ता है, पुलिस किसको लगी जाती है? कुत्ता आता है। कुत्ता आने के साथ क्या करता है? वहां जमीन सूंघता है। जमीन में क्या सूंघता है? वो आदमी की खुशबू, बदबू, खुशबू। मतलब क्या? वो हर एक के बदन से एक स्मेल निकलती है, बदबू निकलती है, खुशबू निकलती है। और वो आदमी शूज पहनकर वहां से फरार हुआ है, और वो कुत्ता उसके बदन की खुशबू को शूज के बाद मट्टी के नीचे से सूंघकर जहां जहां गया है वहां तक जाता है। अनलेस एंड अनटिल अगर वो नदी नाला क्रॉस कर जाए, वो किसी ऑटो रिक्शा में या कार में बैठ के फरार हो जाए, तब उस स्मेल को कैच नहीं करता। बहुत सारी बातें हैं, इतना ही गौर करें। अल्लाह ताला बोलता है कि 756 आयतों में, क्या तुम देखते नहीं, क्या तुम सुनते नहीं, क्या तुम गौर नहीं करते, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? मतलब इस इवेंट से भी हम सोचें, मतलब मेरे बदन से निकलने वाली महक या पसीने की बू दुनिया में किसी से मैच नहीं होती। मेरे हाथ की लकीरें दुनिया में किसी से मैच नहीं होती। या जितने खवातीन बैठे हैं मुकम्मल बुरके में हैं, जब कभी वो मार्केट से घर से मार्केट आने लगती हैं, घर का फर्द उनको चाल पे से पहचानता है। मतलब सब कुछ अलग। साउंड, किसी की आवाज दुनिया में किसी से मैच नहीं होती। ये सब बातें आप जानते हैं, मैं याद दिला रहा हूं, मैं नई बात नहीं कह रहा हूं।
हम इस पर गौर फिक्र नहीं करते। मैं क्या मतलब, मैं सबसे अलग, मैं सबसे जुदा, मतलब जब से दुनिया बनी तब से लेकर अब तक, और जब तक रहेगी तब तक इस दुनिया में अनगिनत लोग आते जाते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे, उन सब में मुझ जैसा एंड द बेस्ट। यहां से शुरू होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं इतना खास बनाया, मतलब सक्सेस विद इन अस, मेरे में कुछ ऐसा है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, और वो सलाहियतों का जानने का नाम इल्म है। लेकिन इल्म से बढ़कर तरबियत की जरूरत है। आज तरबियत पे कुछ काम नहीं हो रहा है। मादा परिस्थिति का जो निसाब है, पढ़ना मतलब पैसा कमाना। तो ये इल्म और अमल की बात जब होती है, ऑब्जर्वेशन तरबियत देखकर सीखता है, कुछ चीजें पढ़कर सीखता है। जितने भी पैगंबर आए तो अल्लाह ने पहले उनकी तरबियत की, उसके बाद इल्म नाजिल हुआ ना। तो हम बच्चों की पहले तरबियत करते हैं, फिर सिखाना चाहिए उनका एटीट्यूड। बहरहाल मैं टू द पॉइंट, मैं इससे पहले कि कुछ दूसरी बात बोल दूं, हम इसी में बात करते हैं, मुझे बहुत कम वक्त में बोलना है। तो कश्मकश, मैं सबसे अलग, मैं सबसे जुदा, सक्सेस विद इन अस। मैं सक्सेस पैसों में तलाश कर रहा हूं, पोजीशन में तलाश कर रहा हूं। सक्सेस मेरे अंदर है, मेरी सांसों में है, मेरे एग्जिस्टेंस में है, मेरे वजूद में है, सेटिस्फैक्शन में है। सिंपल बात है। आगे बढ़ते हैं। 4 सेंसिटिवनेस, दिल। कुरान मजीद के 13 आयतों में 13 जगहों पे दिल का तस्करा है। जो काम दिल से होता है, हम सब काम पेट से करते हैं, दिल से होता ही नहीं, दिल को मार के करते हैं। कई लोग जिंदगी पर वो काम करते हैं जिसके लिए वो थे ही नहीं, पेट के डर से। क्या करें फिर? कई ऐसे काबिल लोग हैं जिनको वो मर्जी का दिल के मुताबिक काम नहीं मिला। तो दिल के ऊपर यहीं से सफर शुरू होता है। मैं इस पे तो हम 1 घंटे का सेशन लेते हैं सिर्फ दिल दिमाग पे। तो मैं इतना बोल के आगे बढ़ता हूं, उस दिल पे खुदा की रहमत हो जिस दिल की हालत होती है, एक बार खता हो जाती है, 100 बार नदामत होती है। जिंदा दिल है क्या मुर्दा दिल है? काम करते वक्त बेदिली से काम कर रहे हैं या दिल से काम कर रहे हैं? बेदिली से काम कर रहे हैं, हलाल कमाई नहीं हो रही है। दिल से काम कर रहे हैं, हलाल की कमाई है साहब, सवाल ही पैदा नहीं होता। और मेरे को, मैं ही जानता हूं अगर जानने की कोशिश कराऊं तो दिल में कई लोगों को जगह देते हैं। ये बहुत सारे कचरा जब भर जाता है ना तो दिल मुर्दा हो जाता है। किसी आपके फ्रेंड की तरक्की, रिश्तेदार की तरक्की से दिल खुश होता है, समझना जिंदा है। तकलीफ होने लगी तो समझना वायरस लग गया। काम में, कलीग में, उनके साथ दिल से काम करना, दिल से पेश आना। जैसा दिल होगा वैसा सेंसिटिवनेस, एहसासात। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फेथ इज द, भरोसा कहां से आता है? दिल मजबूत होगा, यकीन मौकम, अमल पे हम। फेथ इज द स्टेट ऑफ माइंड विच मे बी इंड्यूस्ड बाय ऑटो सजेशन। भरोसा, खुद पे भरोसा, अपने रब पे भरोसा, अपने आप पे भरोसा। और ये जब भरोसा आता है, उस काम में प्रॉपर फीलिंग्स आते हैं, इमोशन और सेंटिमेंट आता है, इखलास आता है, खुलूस आता है। ये वेपन है, इसको खराब होने मत दीजिए। ये 4 वेपन ही हीरा को तराशते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, इंसान हीरा है, सोने चांदी के काने हैं। तो हीरे को संवारने के लिए दिल साफ। उसके बाद इमोशंस प्रॉपर होंगे। मैं परफॉर्मिंग की बात कर रहा हूं, एक एक्टर की बात कर रहा हूं। अपने पेशे के साथ दिल से इन्वॉल्व होना, तब जाके रिजल्ट आएंगे। उसके बाद द फीलिंग ऑफ वांटिंग टू नो और लर्न अबाउट समथिंग और समवन। जब एक काम आप करते हैं, उस काम से लगा हो जाता है, एक जुनून सवार हो जाता है, और उसमें नया नया क्या हो रहा है, नई नई चीजें क्या आ रही हैं। अब तो पूरी दुनिया मुट्ठी में है। उस फील्ड में, उस सब्जेक्ट में नया क्या आ रहा है, इसकी तलाश खुद ब खुद हो जाती है, सेंसिटिवनेस से, फेथ से, प्रॉपर फीलिंग से और इंटरेस्ट से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फेथ करिश्मे करता है साहब। मैंने जॉब छोड़ा, आज मैं फुल बिजी हूं। किसी अमीर आदमी के दर पर हम नहीं खड़े मिलेंगे आपको। हम आज भी अच्छे लिसनर हैं,
क्योंकि ये जो हम काम कर रहे हैं ये सबके बस का है भी नहीं। ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। कोई टीम नहीं है, हम 2 लोग फिर रहे हैं 18 साल से। पिछले साल हमने 10,000 किलोमीटर का सफर किया था। तो आप काम किए हैं, काम मिलेगा। करिश्मे होते हैं, आपको लगता है कि आप सही हैं आप सही हैं। तो मैं पूरा इंडिया घूमता हूं और प्रोफेशनली सक्सेस हूं मुस्तैक को फ्री करते हैं हम। मैं जुमले बेचता हूं, वो सऊदी अरेबिया हो, पूरा हिंदुस्तान हो। यस, हर कोई कर सकता है। तो उसके बाद ये करिश्मे होते हैं। और जो जब फेथ से आप काम करते हैं तो फीलिंग भी वैसी ही आती है, चेहरे पर भी फीलिंग। जो आदमी दिल से बात करता है, चेहरा बोलता है। दिल बीमार या दिमाग बीमार, इसकी साइन कहां से होती है? आप देखें लोगों का एटीट्यूड, खुशी में है कि गम में पता चलता नहीं। कुछ लोग सलाम भी कैसा करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, खैरियत, अल्लाह का एहसान है। चेहरे से किधर भी एहसान दिख रहा नहीं, मरा हुआ चेहरा। वो लोग उसको विकार समझते हैं, शान समझते हैं, मुस्कुराते भी कैलकुलेशन में है, लोगों को हकीर समझते हैं। ये माशरे में आप बहुत देखेंगे। एक आम आदमी कितना भी काबिल हो, उसकी आवाज नक्कार खाने में तोती की आवाज है। लेकिन आपको यकीन है, आप उस अंदाज का फीलिंग करते हैं तो खुद ब खुद ढूंढने आएंगे तेरे कद्र शनास, खोटे सिक्कों को भी शहर में चल जाने दे। आप जिस अदारे से जुड़े हुए हैं, आपकी तनख्वाह 9,000 है, आपको हमेशा बेदिली होती है 9,000 में, 7,000 में, 12,000 में। गलत। आप कबूल किए बोल के आए ना। अब मुझे मालूम इसमें गारंटेड के हैं कि प्राइवेट भी हैं। तो आप कबूल करके इंटरव्यू में आए हैं ना, कबूल किया मैंने इस अदारे को इस तनख्वाह के साथ। अब कबूल किया तो निभाओ, दिल से काम करो। और दिल से काम करेंगे वो 9,000 में 90,000 की बरकत हो जाएगी। ये यकीन चाहिए साहब, फीलिंग्स वो चाहिए, बेजारगी नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तभी इंटरेस्ट आएगा। जैसे मैं बोला, नॉलेज बढ़ेगा। कर लो दुनिया मुट्ठी में, नॉलेज कभी कंप्लीट नहीं होता, कोई भी कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं उसी तौर पे, ये रिसीवर है, दिल पर असर होता है। जो दिल पे असर होता है उसका कनेक्शन दिमाग में होता है। जिसने दिल तोड़ा वो दिमाग में बैठ जाता है, तू तो दिमाग में है। और इतना कचरा भर जाता है, लोग आजकल अपने गम से ज्यादा दूसरों की खुशी से परेशान हैं, क्योंकि उनके पास खुशी ही नहीं है, मकसद ही खत्म हो गया। तो ये मेंटालिटी वैसी ही बनती है। ये वेपन खराब है तो ये भी वेपन खराब है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इंटेंशन, पर्पस, मकसद, काम करने का, अपना काम करने का मकसद। कुछ लोगों का मकसद ही नहीं होता, मकसद ये होता है सरवाइव कैसे करें। जिन लोगों के पास कोई वाज़ेह मकसद नहीं होता, ऐसे लोग उनके लिए जीते हैं जिनका कोई मकसद होता है। समझ लीजिए बात को। बात चल रही थी यहां तक, इंटेंशन, पर्पस, रोज का रोज। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दिमाग पर, ये वेपन पर। मैं बहुत शॉर्ट में करके बोलूंगा। सोच ही सब कुछ है, मैंने इसके बारे में बोला हूं। निगेटिविटी, दिल और दिमाग में जो बोझ है, हमें अपने आप को संवारने के लिए इस बोझ को उतारना पड़ेगा, दरगुजर करना पड़ेगा, मुआफ करना पड़ेगा। खुद को संवारने का मतलब, हम माफ नहीं करते, दिमाग में रख के चलते हैं। और दिमाग में चलने की वजह से उसके नुकसान, थिंकिंग, 60 to 70,000 थॉट्स होते हैं हमारे पास। सक्सेस के बीज, दाने। एक पंच लाइन जिंदगी बदल सकता है। ढेर सारी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। गैरत की बात समझ में आई तो ईमान भी मजबूत हो जाता है, हर चीज मजबूत हो जाती है। तो सोच एक ऐसी हकीकत है जिसके ना कोई तहरीर है। देखो अभी किसके दिमाग में क्या चल रहा पता ही नहीं चला सकते आप। वो तो अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, किसके दिमाग में क्या चल रहा पता नहीं चलता। कितना बड़ा करम है उसका। हम खुश रहने की एक्टिंग करते हैं, अंदर से दिमाग में तपा भरता आदमी हो, जबरदस्ती मुस्कुराते। और जाने के बाद लोग मिलने को खुल के मिलते हैं,
दिल के गूंचे मगर नहीं खिलते, ये तो हाथ की सफाई है, हाथ मिलते दिल नहीं मिलते। आगे बढ़ते हैं। जिनकी सोच ऐसी होती है, इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ये मेंटल पावर पे हम 3 घंटे का सेशन लेते हैं। हम गेम खिलाते हैं आपसे। एक लास्ट में जाने से पहले एक गेम जरूर खिलाऊंगा मैं, 2 मिनट का है वो। जब ये दिमाग साफ होगा तभी जीनियस, जहानत आएगी ना। स्पेस भी तो चाहिए गौर फिक्र करने के लिए। और ये मोबाइल आपके दिमाग को बंजर बनाने के लिए काफी है, आपको गौर फिक्र करने से रोकने के लिए काफी है, गुलाम बनाने के लिए काफी है। इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ये एक गर्द से भयानक नशा है। इस पे मैं एक सेशन लेता हूं और उसी में बहुत सारे रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। बी प्रैक्टिकल। लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज है, वो अलग बात है, बट हाउ टू अप्लाई। तो ये निगेटिविटी, ये मोबाइल जो है 13 घंटे लोग देख रहे हैं इसको। 5000 लोगों पे सर्वे किया गया, उसमें से विक्टिम टीनेज, मां अपनी थोड़ी सी राहत के लिए वहां से आदत लगा दी, और ओल्ड एज जिनके पास कोई काम नहीं है, ये 2 लोग इसके गिरफ्तार हैं। नमाज को जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, नमाज को जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। 13 घंटे। 46 to 50% लोग इसको रात में बिस्तर में लेके जाते हैं। 3 घंटे प्रोग्राम चलता है वहां। 35 to 40% लोग टॉयलेट में लेके जाते हैं, वहां भी सुकून से नहीं बैठते। पूरे दिमाग को एक नॉर्मल आदमी 250 बार इसको 24 घंटे में देखता है। लेकिन वो आदमी इससे बचेगा जिसके पास मकसद होगा, काम करने की प्लानिंग होगी, मंसूबा होगा। इतना ही बोल के मैं आगे बढ़ता हूं। जीनियस वहां पैदा होगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इमेजिनेशन पावर तब बढ़ेगी ना साहब, यहां सुकून होगा तो। बधिर होता दिमाग। क्या तुम देखते नहीं, क्या तुम गौर नहीं करते? इमेजिनेशन इज एवरीथिंग। इट्स ए प्रूफ ऑफ लाइफ कमिंग अट्रैक्शन, क्रिएटिविटी, न्यूनेस। क्या तुम गौर नहीं करते? इंसान ने पहली बार परिंदे को हवा में उड़ता हुआ देखा। मैं शुरू में बोला सवाल आना चाहिए, तो उसके मन में क्या सवाल आया? कैसे उड़ता है? बिल्कुल सही, कैसे उड़ता है? हाँ, कैसे उड़ता है। और वो देख के ऐसा इंटरेस्ट पैदा हुआ, वो देखते देखते सोचने लगा काश मैं भी उड़ता। नीयत आ गई दिल में। वो बेहिसाब माओ से ज्यादा मोहब्बत करने वाला रब्बुल आलमीन नीयतों को पूरा करता है, बद नीयतों को भी सक्सेस करता है, क्योंकि इख्तियार दिया है ता क़यामत तक कि आप जो आपकी जिंदगी है। तो काश मैं भी उड़ता। और ये सपना देखता गया, सपने देखते देखते कहानियां लिखते गया, परियों की कहानी, सपना पूरा हो गया। आज इंसान हवा में उड़ रहा है। गौर फिक्र करने का नतीजा है। अगर वो गौर फिक्र नहीं करता, लाहौल बड़ा कुव्वत, मैं उड़ने के लिए थोड़ी हूं, मैं तो देखूंगा। दिमाग से काम नहीं लेना। हम इंसान है, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल इमेजिनेशन पावर। देखो वो भी कहानी सुनते थे हम, अलाउद्दीन जादू का चिराग घसे, जिन आ गया, क्या हुक्म है मेरे आका? ये जिन ही तो है, क्लिक करो, गूगल आता, क्या चाहिए बोलो। तो जैसा इंसान सोचता है वैसे ही होता है साहब। किसी ने क्या खूब कहा है, माइंड पावर, अक्ल सलीम, इसी से नेकियों के उसूल बनते हैं। सोचें यहां से बनती हैं। जो अपनी सोच को ऊंची उड़ान देता है, खुदा भी उसको नया आसमान देता है। तो मामला सोचों का है सब, और कुछ भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मुकाम तो स्पिरिचुअल पावर का है, जिसका ताल्लुक अनवार तजल्लियात से है, उस रब्बुल आलमीन से है। तो आगे बढ़ते हैं। इमेजिनेशन के बाद बात आती है नॉवेल्टी, क्वालिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हेनरी नाम के एक प्रोफेसर, जिन्होंने किताब लिखी है डाई एम्प्टी, खाली होकर मरो, डाई एम्प्टी। उन्होंने, आप गूगल पे जाइए, डाई एम्प्टी निकालिए, वो किताब का प्रीफेस पढ़िए। उसमें उन्होंने लिखा है कि किताब मैंने क्यों लिखी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब स्टूडेंट थे तो उनसे उस वक्त के प्रोफेसर ने एक सवाल पूछा कि
वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट लैंड, भारी कीमत में बिकने वाली जमीन किस कंट्री में है? आप भी बोलिए, किस कंट्री में है? देखो, सऊदी अरेबिया बिल्कुल। दूसरा सबसे कीमती रिच लैंड सऊदी अरेबिया, और क्या हो सकता है? हाँ, दुबई, कुवैत, और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, सबने ऐसे ही बोला। तो उन्होंने कहा गलत, ये रिचेस्ट लैंड नहीं है, रिचेस्ट लैंड है कब्रिस्तान। क्योंकि दुनिया में कीमती क्या है, कीमती क्या नहीं है, वो कहां से पता चला? माइंड से, लोगों से पता चला ना। तो लोग जो खाली होकर मर गए, वो तो कब्रिस्तान में दफन है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को लक़द खलक़ इंसान फी अहसन तक़वीम, सब यूनिक है, सब मुनफरिद है, सब में ऐसे बेशुमार सलाहियतें थी जिन्होंने उस डब्बे का इस्तेमाल ही नहीं किया। ये डब्बे को भरने में चक्कर में गए, अपने सलाहियतों का यूज ही नहीं किया, सिल पैक था, कवर में चले गए। तो कीमती कौन सी जमीन हो गई साहब? हो सकता है कई ऐसे दिमाग थे जो इस्तेमाल करते तो और रिवोल्यूशन आता। लोगों का चक्कर इसमें था, कैसा होगा, पूरा ध्यान पेट पे। आजकल वही तालीम होती है, सरवाइव करना, खाने पे पूरा ध्यान। तो वो सारी कीमती चीजें जो लोग फनकार अपने आप को चले गए, समझ गए। हाँ, बस अभी मेरा वक्त खत्म हो रहा है, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ाएं। स्किप कर दो और आगे। अब तक हमने बात की इंटरनल पर्सनालिटी की, एक्सटर्नल पर्सनालिटी की। वो ये बात है कि इसके लिए वर्कशॉप लेते हैं हम, फोबिया, डर कैसे निकालें, परफॉर्मिंग स्किल को कैसे डेवलप करें। एक फन है, अभी एक फन की बात हो रही, बकौल अल्लामा इकबाल, मैंने कहीं पढ़ा था, बकौल अल्लामा इकबाल, फन एक मुकद्दस झूठ है। अगर उसका इस्तेमाल अप टू द मार्क हो जाए तो वो फनकारी, थिएटर, परफॉर्म करना, आप थिएटर ही तो करते हैं साहब। आप उन बच्चों पर हम पीठ थपथपाते हैं, नो डाउट, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सलूट है इनको। आज पूरा यूपीएस, एमपीएस इसी पे काम चल रहा है, वो हमारे सर के ताज हैं। लेकिन वो उन बच्चों के बारे में आप जरूर सोचें जो ड्रॉप आउट हैं। ड्रॉप आउट होने मत दीजिए प्लीज। आप अपने एटीट्यूड से, अगर ये 4 वेपन आपके अच्छे हैं तो बच्चों को आप मनवा लेंगे उसके सोच का हिस्सा बनकर कि पढ़ना क्यों जरूरी है। हमारा असल टारगेट है वो बैक बेंचर्स, वो ड्रॉप आउट जो पीछे बैठता है। और होता क्या है, बाद में जब वो ड्रॉप आउट होता है तो उसकी कोई कदर नहीं होती, पेरेंट्स भी उसको रिस्पॉन्स नहीं देते, मोहल्ले में भी, रिश्तेदारों में भी ड्रॉप आउट हो गया, वो टॉर्चर मिलता है उसको, नफ्सियाती तौर पर मजरू हो जाता है। वक्त गुजरता है, किस्मत मेहरबान होती है और वो बनता है ताजिर, समाज को चलाने वाला आदमी बनता है। मस्जिद का मुतवल्ली कौन होता है? ड्रॉप आउट होता है। कारपेंटर कौन बनता है? लीडर कौन बनता है? मोस्टली वही जिसकी हमने कदर नहीं की। बाद में जब वो बनता है, डोनर कौन है मदारिस का साहब? वो यूपीएससी एमपीएससी वाला है, वो तो मोहल्ला छोड़ता है, उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। नो डाउट वो सर का ताज है, बदन सड़ा हुआ है ना। इसमें ज्यादा ये गोली कौन खाता है हादसात में? आपका प्रोटेक्शन कौन देता है? हमारा असल क्लाइंट वहां है, उससे समाज बनता है। एजुकेशन का मतलब सही लिखने, सही पढ़ने आना, फिनिश, रुझान के मुताबिक। और जो नहीं पढ़ता वो लीडर भी बनता है, पार्लियामेंट में जाता है साहब। तरबियत की नहीं कमी है, तो जब वो बनता है सबसे बदले लेता है साहब। पहले टीचर को ढूंढ के लाता स्टेज पे उन्हें, फैक्ट्री, नई फैक्ट्री की ओपनिंग के टाइम पर,
और अब फकर से बोलता आज मैं जो कुछ भी हूं, टीचर कुछ मालूम किसकी वजह से है, वो भी एडजस्ट हो जाता है। प्लीज 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 उसको स्कूल छोड़ने मत दीजिए। तालीम कम दे तो चलेगा, तरबियत की जरूरत है, रिश्तों की जरूरत है। 3 चीजें हैं उस मट्टी के गोले को इंसान बनाने की जो आपके पास आता है। एक तो रैपो, बॉन्डिंग, रिलेशनशिप। ये 3 नदियां हैं जो मट्टी को जरखीज बनाती हैं। बात बहुत दूर तक जाएगी, वक्त कम है, मुझे बहुत एहसास रखना पड़ता है। बहरहाल ये कुछ चीजें हम आपके साथ शेयर की। परफॉर्मिंग स्किल के उतना टाइम नहीं है। नो डाउट बेसिकली कोई भी बुरा नहीं होता। एक बात याद रखिए, आप सेल्फ एनालिसिस कीजिए। बहादुर शाह जफर का बड़ा प्यारा शेर है, न थी हाल की हमें अपनी कदर, न थी हाल की हमें अपनी खबर, रहे देखते औरों के ऐब हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पे जो नजर, तो निगाह में कोई बुरा न रहा। मैं कितना अच्छा, मैं कितना बोगस, ये मैं ही जानता हूं। सेल्फ एनालिसिस कीजिए। रोजाना ये 4 वेपन को पावर बनाने के लिए मुहासबा कीजिए। 2 घंटे दीजिए, 1 घंटा हेल्थ के लिए और 1 घंटा स्पिरिचुअल पावर, माइंड पावर और दिल की ताकत। दरगुजर कीजिए, माफ कीजिए, फिर देखिए जिंदगी जीने में कैसे मजा आता है। दरगुजर करने वाला, माफ करने वाला बहादुर होता है। आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अपने हिस्से का चिराग जाइए। ये तो पता नहीं कि अंधेरों का क्या हुआ, जितने चिराग हमसे जले सब जला दिए। ये थीम जब लेके चलेंगे, आखिर में ये जुमले के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। न जाने कौन से लम्हे में हम सब मट्टी में मिल जाएं। चलो कुछ काम कर जाएं, किसी के काम आ जाएं, कोई रास्ता सुझा जाए, कोई बस्ता थमा जाए, किसी की रहनुमाई हो और किसी का घर बना जाए। याद रखिए, अगर समाज में रिवॉल्यूशन लाने वाले 2 ही पर्सनालिटी हैं, काबिल सदर एहतराम उलमाए कराम और टीचर साहब। ये 2 लोग जिस दिन एक्शन में आ जाएंगे, नाउम्मीदी कुफ्र है। उम्मीद ऐसी हो जो जीने को मजबूर करे, राह ऐसी हो जो चलने को मजबूर करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब हम आगे बढ़ते हुए गुजारिश करेंगे जनाब शमीम तारिक साहब से कि कुछ हमारे जो ऑडियंस यहाँ मौजूद है उनकी रहनुमाई फरमाए और हम सबका हौसला अफजाई करे। जनाब शमीम तारिक साहब। आज के इस सेशन में मेरी शिरकत एक इत्तेफाक भी है और एक सोचा समझा मंसूबा भी है। मुझे वैलिडेक्टरी सेशन में कुछ अर्ज़ करना है, लेकिन जब मैं होटल से निकला तो मैं सीधा यहाँ आया कि मैंने कहा कि कुछ सीखने की कोशिश करूँगा, पीछे सामईन में बैठूँगा। इत्तेफाक से मेरी मौलाना अब्दुल रशीद साहब की नज़र पड़ गई मुझ पर और मैं पीछे से आगे खींच लिया गया और फिर स्टेज पर भी आ गया। अब यहाँ आपके दरमियान बैठा हुआ सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो 2 बातें आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। हमें ये बताया गया था, ये तासुर दिया जाता था और ये हमारी सोची समझी फिक्र भी थी कि हमारे बेटियां और बेटे जब हायर एजुकेशन में पहुंचेंगे, जर्नलिज्म का कोर्स करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, एडवोकेट्स बनेंगे, माहिर कानून बनेंगे, तो हमारे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन मुशाहिदा ये है कि गधा नमक के कान में गया तो वो भी नमक बन गया, गधा नहीं रहा। हमें अपनी शनाख्त के साथ, अपनी फिक्र के साथ, अपने मंसूबे के साथ, अपने ईमान के साथ जिंदा रहना है और दुनिया को जिंदा रखना है। यह है हमारा एजेंडा और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत शिद्दत के साथ हमें गलतफहमी में मुब्तला किया जाता रहा। देखिए, हमारी ज़िंदगी में 2 बहुत बड़ी मसाइल हैं। एक मसला ये है कि हम कुछ खुशफहमी में ज़्यादा ही मुब्तला हो जाते हैं और कुछ गलतफहमी और एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं। हक़ाइक़ की दुनिया से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अभी पिछले साल मैंने एक आर्टिकल लिखा था, रायचूर में एक हमारी इंजीनियरिंग की पर्दानशीन बेटी ने 23 गोल्डन
अवार्ड्स हासिल किए थे। ये मामूली वाकया नहीं है, एकेडमिक लाइफ का इतना बड़ा वाकया है कि बार बार इसका जिक्र कीजिए। इसमें बहुत सी चीज़ों को शामिल करके हमने पूरा मुकम्मल आर्टिकल लिखा था। तो ये पर्दा आपकी तरक्की की राह में, समाज की तरक्की की राह में, मुल्क की तरक्की में हायल नहीं है। बस शर्त यह है कि आप गलतफहमी से और एहसास कमतरी से बाहर निकले। एहसास कमतरी के अलावा जो चीज़ हायल होती है हमारे दरमियान, वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। कौन सी बात किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई है, उस कॉन्टेक्स्ट को समझे बगैर उस बात को दोहरा देना, हर जगह उसका इतलाक ना करना या कर देना, ये बहुत बड़ा ऐब है हमारे यहाँ। हमारी ज़िंदगी में हमें जो कुछ भी हासिल होता है नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमात से, उनकी ज़िंदगी से, उनके अफ़ाल से, उनके अफ़हाल से होता है, जो हज़रात सहाबाए किराम के ज़रिए हमें मिला है। तो हम एक वाक़या सिर्फ आपको बताने पे अपनी गुफ्तगू का ख़ात्मा करेंगे कि जब नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि वहाँ के काश्तकार खजूर की दो टहनियों, दो अलग अलग पेड़ों की टहनियों को एक साथ मिलाकर उनका प्लांटेशन कर रहे हैं। हुजूर ने पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो? तो लोगों ने बताया। तो साहबा इकराम ने ये समझा कि शायद हुजूर मना फरमा रहे हैं। हुजूर मना नहीं फरमा रहे थे, सिर्फ अपनी हैरत का इजहार फरमा रहे थे। तो उस साल फसल कम हुई। जब फसल कम हुई तो हुजूर ने फरमाया कि भाई मैंने तुमको मना नहीं किया था, मैंने तुमसे पूछा था कि ये क्या है। इसलिए कि मदीना जहाँ आपकी विलादत हुई थी, जहाँ आप दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, वो एक तजारती शहर था। सारी दुनिया के लोग वहाँ आते थे, तजारती काफ़िले आते। ज़राअती मुल्क मदीना मुनव्वरा था। दोनों का मिजाज, दोनों का माहौल, दोनों की मईशत अलग अलग थी। तो आपने थे, तो ये गलतफहमी की वजह से तो दूसरे साल फिर वैसे ही किया गया। तो मशावरत, अपने पर भरोसा, अल्लाह के भरोसे के बाद मुशावरत, और मुशावरत के बाद फिर ये फैसला कि भाई ये मशवरे में ये बातें आई हैं, कौन मुफीद हैं, गैर मुफीद हैं, कौन अल्लाह की रहमत को दावत देने वाली हैं, कौन अल्लाह के कहर को दावत देने वाली हैं, इसका फैसला हम करेंगे। अगर इसको करने के बाद अगर हम पूरे तौर पर उस बात पर अमल करने पर तुल जाएं तो कोई ऐसा मसला नहीं है जो हल ना हो सके। और ये मैं बशारत देता हूँ कि हमारी बच्चियों में, हमारे बेटों में, हमारे अफराद में, हमारे समाज में सब कुछ लुटाकर जाने के बावजूद ये सलाहियत है और हम उसका मुजाहरा कर सकते हैं। कुछ अफराद ऐसे हमारे यहाँ हैं जो हमें गलतफहमी में मुब्तला करना चाहते हैं। मतलब अभी एक हफ्ता पहले की बात है कि एक साहब, मैं नमाज फजर पढ़कर मस्जिद से निकल रहा था इतवार के दिन, तो आए कहने साहब चाय पियेंगे। हमने कहा आइए। चाय पीने होटल में गए तो कहने लगे क्या साहब ये बड़ा इबरतनाक वाक़या है। कहने लगे साहब उर्दू में कई अल्फाज हैं, अंग्रेजी में टेररिज्म का लफ्ज़ है, दहशतनाक, दहशतगर्द वगैरह वगैरह ये अल्फाज हैं। तो जो हमास ने इसराइल पे किया है, तल अवीव पे किया है कि वो छुट्टी मना रहे हैं, अपना मजहबी त्यौहार मना रहे हैं और उन्होंने हमला कर दिया, इसको हम क्या कहेंगे? टेररिज्म कहेंगे, दहशतनाक कहेंगे, दहशतगर्द कहेंगे। तो हमने कहा कि भाई हमारे यहाँ उर्दू में एक लफ्ज़ दहशतज़दा भी है, जिन्हें आपने 70 साल से दहशतज़दा करके रखा है, जिनका दाना पानी आपके रहमो करम पर है, उनको वो लोग जब मुदाफ़ियत की सलाहियत का मुजाहरा करते हैं तो आप चिल्लाने लगते हैं। आप अपनी उर्दू दुरुस्त कीजिए, ये टेररिज्म नहीं है। इस मौके के लिए एक लफ्ज़ का या एक मिसरे का या एक फ़िक्रे का इस्तेमाल करेंगे कि तंग आमद, बजंग आमद, और ये कोई बुरी दुनिया की हर जिंदा कौम ये करने के लिए तैयार रहती है। तो हम उसके बाद वो उठ के चले गए। तो ये इसराइल जो कर रहा है वो कर रहा है। इसराइल के एजेंट या इसराइल की फ़िक्र के हामिल लोग भी हमें एहसास कमतरी में मुब्तला करना चाहते हैं। हम यहूदियों की, इसराइलियों की भी जान माल की हिफाजत की ज़मानत देते हैं, लेकिन जब वो हालत जंग में ना हो उस वक्त हम हुजूर की तालीमात पर अमल करते हुए जीने, बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने देने की तलकीन करते हैं, लेकिन इस शर्त पर कि आप पर भी वही हुक्म, वही मंसूबा,
वही तालीम लाजिम आती है। तो जो एडवर्स सिचुएशन हो, ख़राब हालात हों, उन हालात में ये चैलेंजेस हमारे लिए बहुत बढ़ जाते हैं। और आज हमसे बहुत कुछ छीन लिया गया है, लेकिन बहुत मौके हासिल हो गए हैं। हमें अपनी सलाहियतों को परवान चढ़ाना है, दूसरों के सामने सबूत फराहम करना है। इंसानियत की तामीर में, मुल्क की तामीर में, मिल्लत इस्लामिया की तामीर में, नई नस्ल की तामीर में इतना हाथ बटाना है। और मैं नहीं समझता कि कोई वजह ऐसी भी है जिसकी वजह से हम तामीरी काम करने में किसी से पीछे रह जाएं। पहले भी हमने इसका सबूत फराहम किया है, इंशाअल्लाह आइंदा भी करेंगे। शुक्रिया। आज के इस जलसे के सदर जनाब डॉक्टर अब्दुल रशीद मदनी साहब से गुजारिश करेंगे कि अपनी सदारती खिताब हम लोग को पेश किए। इस वक्त मेरी घड़ी में ठीक 12 बज रहे हैं और आज का ये सेशन इसको 12 बजे ही ख़त्म होना है। मैं अब इस फिक्र में सरगर्दा हूँ कि एक सेशन अगर लेट हो जाए तो इसका असर दूसरे सेशन पर न पड़ने पाए, और कुछ अपनी तरफ से वक्त के सिलसिले में अगर वक्त कुर्बानी चाहता है तो वो देते हुए तमाम सेशंस को जो आगे होने वाले हैं वो बर वक्त शुरू हों और बर वक्त ख़त्म हों। तो पहले सेशन के सामईन भी, मुकर्रिरीन भी, मुंतज़िमीन भी, इनकी ये कुर्बानियाँ आइंदा सेशंस के लिए मैं समझता हूँ कि कारगर साबित होगी। और यही चीज़ आज अगर दुनिया में वो इल्म का मैदान हो या तिजारत, कारोबार, फैक्ट्री या कोई भी और भी ऐसी चीज़ें हों, कि जहाँ भी कोई तरक्की और कोई काम में सुधार आया है वो कुर्बानियों के बलबूते ही पर आया है। मैं समझता हूँ कि 12 बज रहे हैं, वक्त का जो है वक्त की सुई हमको बताती है कि अब इसको तूल नहीं देना चाहिए। अब रही बात सदारती तकरीर की, तो ये क्या कम है कि एक ट्रेन का ड्राइवर या जहाज़ का पायलट अपनी यानी ताख़ीर ज़दा ट्रेन को अगर बर वक्त बनाने के लिए कोई तरकीब सोचता है तो मैं समझता हूँ कि शायद ऐसा ड्राइवर और ऐसा पायलट वो दानिशमंद ही होगा। मैं आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त करता हूँ कि जो बातें कही गई हैं और जिन लोगों ने, हमारे सईद साहब और दूसरे मुकर्रीन ने, शमीम साहब और हमारे नसीरुद्दीन साहब, उन्होंने जिस तरह की बातें आप लोगों से कही हैं, आप उसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में समोने की कोशिश करेंगे। रहा मामला मेरा, मैं मकामी आदमी हूँ और आप लोग भी अल्लाह के फजल से इसी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर हम दोबारा मिलेंगे अगर खुदा मिलाया या खुदा लाया। आज इसी पर इक्तिफ़ा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। भी ज़्यादा बात ना करते हुए जनाब अब्दुल रहीम सर जो रियाजी के टीचर है अलहुदा स्कूल में, उनसे गुजारिश करेंगे कि अपना इजहार तशक्कुर पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफ़ीक़ से आज का ये प्रोग्राम मुकम्मल हो रहा है। मैं यहाँ पर मौजूद, स्टेज पर मौजूद तमाम मुक़र्रिरीन और मेहमानान ख़ुसूसी का ममनून व मशकूर हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त फ़ारिग किया और हम तमाम की रहनुमाई फरमाई। हदीस का ख़ुलासा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा नहीं करता। मैं आप तमाम का भी मशकूर हूँ, अपना वक्त फ़ारिग किए, इस प्रोग्राम को अटेंड किए। जज़ाकल्लाहु खैर।